जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन है वो है इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान। जापान के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जापान जो है वो 4 आइलैंड ग्रुप से बना हुआ है: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ये है होन्शु जो सबसे बड़ा आइलैंड है। इसी के ऊपर टोक्यो, योकोहामा, नगोया, क्योटो, ओसाका जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जापान के, वो सारे के सारे होन्शु जो आइलैंड है, ये सबसे बड़ा आइलैंड जो है इसी पे है। दूसरा है शिकोकू, फिर है क्यूशू, ठीक है, और जहाँ पे आपका नागासाकी, जहाँ एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट हुआ था, पहली बार गिराया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, ये क्यूशू है, ये शिकोकू है, ये होन्शु है। जो होकाइडो है वो यहाँ पे है नीचे, होकाइडो, ठीक है, वहाँ पे कोयला मिलता है, इस एरिया में कोल मिलता है। और ये होकाइडो जो नीचे ये एरिया है होकाइडो, इसमें पूरा कोल मिलता है। तो 4 बेसिकली आइलैंड्स हैं जो मिलके जापान को बनाते हैं। जापान के पास बेसिकली 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक नेगेटिव फैक्टर्स हैं और एक पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। तो पहले नेगेटिव देख लेते हैं, फिर पॉजिटिव देखेंगे कि क्या क्या है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। नेगेटिव क्या है कि 84% एरिया जो है हिल और माउंटेन से बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती। मैंने बताया था प्लेन एरिया बहुत ज़रूरी होता है इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट एरिया है वो है डिजास्टर्स। तो जापान में क्या है, आपने सुना होगा डेली अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, क्या क्यों? क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर पे है। तो जो पैसिफिक प्लेट है वो नीचे धंस रही होती है, किसके? जो आपकी यूरेशियन प्लेट है। एक कमाल की चीज़ बताता हूँ आपको, ये फैक्ट आपने शायद नहीं सुना होगा पहले, कि जापान जो है बेसिकली वो नॉर्थन अमेरिकन प्लेट का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तीनों प्लेट मिल रही होती हैं। और पैसिफिक प्लेट इंटरेक्ट करी इन दोनों प्लेट से, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो अर्थक्वेक आएगा आइलैंड से, अर्थक्वेक आने से क्या होगा, सी फ्लोर पर जब अर्थक्वेक आते हैं तो सुनामी जनरेट होती हैं। तो हर तरह के डिजास्टर जो हो सकते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, हर तरह के डिजास्टर्स प्रोन एरिया है ये। एक तो हिली और माउंटेन एरिया है, ऊपर से अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, हर तरह के डिजास्टर्स हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके पास खुद का डजंट पोजेस स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर दुनिया का सबसे बड़े में से काउंट होता है। खुद के पास कोई रिसोर्स नहीं है। कोल है वो पुअर क्वालिटी का है, नॉन कोकिंग कोल। रॉ कॉटन एंड वूल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वूलन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पर ना वहाँ पे वूल होता है ना रॉ कॉटन होती है। ना आयरन है, ना कॉपर है, ना लेड है, बहुत कम क्वांटिटी में है। तो जहाँ ना कोयला है, ना आयरन है, ना कॉपर है, ना लेड है, ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन है, ना वूल है, ना सिल्क है, ऐसा देश दुनिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन एंड स्टील का भी। जो नहीं आयरन, वो टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा एक सेंटर है, ठीक है, वो कॉपर का भी स्मेल्टिंग का बहुत बड़ा सेंटर है, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ ना तो प्लेन एरिया हो, जहाँ दुनिया भर के डिजास्टर्स हो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई रॉ मटेरियल ही अवेलेबल ना हो, और डिपेंडेंसी हो पूरी की पूरी इंपोर्ट पे, सारी चीज़ें वो जापान जो है इंपोर्ट करता है, दूसरे कंट्री से लेके आता है, तब वो प्रोसेस करता है, फिर उसको बेचता है। अब सोच देखो इंपोर्ट की कितनी बड़ी कॉस्ट होगी, बाहर से मटेरियल मंगवाना, फिर उसको डिज़ाइन करना, बनाना, और फिर उसको एक्सपोर्ट करना। देख रहे हो कितनी ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी और कितनी ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी इन लोगों के पास, कि जो लोग इतना मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद के पास कोई रिसोर्सेज है ही नहीं। तो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल पे और एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड पे। रॉ मटेरियल के ऊपर क्योंकि खुद के पास है नहीं, तो डिपेंडेंसी है बाहर। और जब इतना सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा तो फिर इंपोर्ट में चला जाएगा करने में, तो एक्सपोर्ट करना भी मजबूरी, तो फिनिश गुड को एक्सपोर्ट करते हैं। पॉजिटिव क्या है कि जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी है, लॉन्ग एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, आइलैंड है तो कोस्ट लाइन लंबी होनी थी। बहुत सारे हार्बर्स हैं तो बहुत अच्छे पोर्ट्स बन सकते हैं। फॉरेस्ट बहुत डेंस माउंटेनस एरिया है, हिल्स हैं तो फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वोल्केनोज होते हैं, तो वोल्केनोज में क्या होता है, जो मिट्टी होती है बेसिकली मिनरल रिच होती है, तो सोइल भी अच्छी है, तो एग्रीकल्चर कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है बहुत प्रोडक्टिव होती है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो 3-3 क्रॉप राइस की ये लोग कर लेते हैं एक साल में, या दूसरा कोई भी प्रोडक्ट है उसके 3-3 क्रॉप हो जाती हैं।
इसके अलावा आइलैंड ग्रुप है तो फिशिंग ग्राउंड्स भी हैं, और टेम्परेट एरिया में लाई करता है तो फिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट कोई ज़्यादा खास ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, अच्छा क्लाइमेट है, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अलावा पॉपुलेशन क्या है, 100 मिलियन पॉपुलेशन, आज तो उससे भी ज़्यादा है मेरे ख्याल, 15 मिलियन के आसपास है, तो ठीक है 150 मिलियन के आसपास है, तो करीब करीब 10 से 15 करोड़ के बीच में, तो 13-14 करोड़ पॉपुलेशन है। लेकिन पॉपुलेशन कैसी है, जब इनके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं थे तो इन्होंने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत काम किया, तो वहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस कंट्री है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर होगी, 10-15 करोड़ लोग होंगे इतने से एरिया में, तो मार्केट भी बहुत बड़ी है खुद की, अपनी डोमेस्टिक जो मार्केट है। इसके बाद क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जापान की करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वेस्ट में तो क्या होता था, यूनाइटेड स्टेट्स में बड़े बड़े शहर बने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी बने, ठीक है, बड़ी फैक्ट्रीज उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जापान ने फॉलो नहीं किया। जापान ने कहा कि भाई हम ऐसे नहीं फॉलो कर सकते, हमारे पास इतना प्लेन एरिया नहीं है कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा करके कर दें, जिस जहाँ पे लोग रह रहे हैं स्मॉल छोटी फैक्ट्रियाँ लगाओ, और लोगों को अगर पॉसिबल है तो वो अपने घर में ही वर्कशॉप बना लें। तो फैक्ट्रियाँ छोटी हैं, और जहाँ तक पॉसिबल है घरों में ही लोग काम करते हैं, वर्कशॉप है उनकी खुद की, ठीक है, उनको घर घर में जा कर के मशीन्स दे दी, पावर ड्रिवन मशीन जो पावर से चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पूरा माउंटेनस एरिया है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, तो इलेक्ट्रिसिटी उनके घर तक पहुँच, 100% इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी सब घरों में, उनको छोटी मशीन दे दी और बोला कि घरों में ही और या छोटी फैक्ट्री लगा के काम करो। बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ वहाँ है जो बड़े शहर हैं, जैसे टोक्यो है, कोब है, ठीक है, इस नगोया है, इस तरह के एरियाज़ में ही बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, और केवल बड़ी फैक्ट्रीज उन चीज़ों के लिए हैं जहाँ छोटे घरों में या छोटी इंडस्ट्री में काम नहीं हो सकता। जैसे स्टील है, वो घर में नहीं बन सकता है, छोटी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, उसके लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। हैवी इंजीनियरिंग है, वो घर में या छोटी फैक्ट्री में नहीं बन सकती, उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री चाहिए। ऐसी केमिकल्स हैं, केमिकल्स घर में नहीं बन सकते, तो जो काम घरों में या छोटी फैक्ट्रीज में नहीं हो सकता, केवल उनके लिए बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं घरों में ही बनाई जाती हैं। घर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी है, क्योंकि माउंटेनस एरिया है, रिवर्स बहुत सारी हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट है, हर घर तक है, हर घरों में मशीन दे दी गई हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल रही है। एक तो ये चलाया कि भाई हम अपने तरीके का डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट हम फॉलो नहीं करेंगे वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट्स को या यूरोप को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने तरीके का डेवलपमेंट खुद करेंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट बहुत हेल्पफुल थी। शुरू में क्या हुआ था, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ तरीके नहीं पता थे, तो ये सरकार जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन 100% की, हर बच्चा पढ़ता था, और फिर फ़ॉरेन भेजते थे वो स्टूडेंट्स को, जो भी लगता था कि थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको फ़ॉरेन भेज देते थे, फ़ॉरेन स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को, फ़ॉरेन वहाँ से वो टेक्नोलॉजी साइंस कोर्सेज पढ़ के आते थे, और फिर यहाँ पे हेल्प करते थे अपने होम कंट्री में, टेक्सटाइल्स में, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लान्स, पूरे प्लान्स 5 ईयर 10 ईयर प्लान्स बनाए, प्रोग्राम्स बनाए कि कैसे कैसे डेवलपमेंट की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट, ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो है, सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी बिट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हर जितना भी नेचुरल रिसोर्स है, कोयला ज़्यादा नहीं है, कम है, आयरन कम है, ठीक है, दूसरी जो चीज़ें हैं, रॉ कॉटन है, वो कम अवेलेबल है, लेकिन जितनी भी होती है उसको बहुत ही तरीके से और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ये खासियत है जापान की। ऐसे ही जितनी भी पॉपुलेशन है सारी पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, तो इस तरह की प्रोग्रेस जापान ने की है। तो अगर हमको शॉर्ट में बताना हो कि क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जापान में इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई है, तो पहाड़ी इलाका है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से होती है, तो वाटर पावर एक है। ह्यूमन स्किल, सरकार ने बहुत इन्वेस्ट किया है वहाँ के लोगों में, उनकी लिटरेसी में, एजुकेशन स्किल्स में, लेबर स्किल्स में, गवर्नमेंट की बैकिंग रही है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, कभी भी ये फोर्स नहीं किया कि सारी चीज़ें बड़ी इंडस्ट्री लगें, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाओ, लेकिन अपनी खुद की लगाओ। बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ उन चीज़ों के लिए जो छोटी इंडस्ट्रीज में या छोटी फैक्ट्रियों में नहीं बन सकती या घर में नहीं बन सकती, आयरन एंड स्टील, केमिकल, हैवी इंजीनियरिंग, ये सब। और ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ की। ये फैक्टर्स हैं फॉर जापानीज इंडस्ट्रियल सक्सेस, ठीक है। अब जापान में क्या है, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ओनली वन इंडस्ट्रियल बेल्ट,
जो सेंट्रल जापान से है, टोक्यो से लेकर के नॉर्थ क्यूशू 700 मील तक, करीब करीब 1100-1200 किलोमीटर की जो बेल्ट है ना, ये एक ही बेल्ट है अगर देखा जाए तो। इसके बीच में छोटी छोटी बेल्ट है, लेकिन मेजर जो है वो 1 2 3 4, ये एक सीधी बेल्ट है 700 किलोमीटर में, 1100-1200 किलोमीटर में फैली हुई है ये। तो टोक्यो से लेकर के क्यूशू तक, ये जो एरिया नागासाकी तक, टोक्यो से लेके ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इसको हम 4 छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्वांटो, किंकी, नगोया और क्यूशू। तो क्वांटो, किंकी, नगोया और नॉर्दर्न क्यूशू, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटो की। तो क्वांटो क्या है, बेसिकली लार्जेस्ट प्लेन एरिया है जापान में। वैसे मैंने बताया कि पूरा माउंटेनस एरिया है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्लेन एरिया जापान का अगर कोई है तो वो ये वाला है, क्वांटो एरिया। इसको क्वांटो एरिया बोलते हैं। इसमें 2 बड़े शहर हैं, टोक्यो और योकोहामा। टोक्यो, ये 2 बड़े बड़े शहर हैं, 2 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, और ऐसे कुछ 1-1.25 करोड़ के आसपास योकोहामा की पॉपुलेशन है। इसके अलावा इस एरिया में 25 से 30 छोटे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 से 5 लाख के बीच में है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्रियल जोन है क्वांटो। क्या फैक्टर है, लोकल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे जापान में यूज़ होगा, क्योंकि माउंटेन पूरे जापान में है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ये लोग कोयला मंगाते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ कोयला अवेलेबल है, और कुछ कोयला मैंने होकाइडो में कोयला अवेलेबल है, तो यहाँ से कोयला यहाँ जाता है, यहाँ से कोयला यहाँ जाता है। तो कोयला चला गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी। रेलवे की कनेक्टिविटी, टोक्यो आपने सुना भी होगा, टोक्यो में जापानीज जो रेल्स हैं, ठीक है, वो कितनी फेमस है। तो उनकी कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है एक शहर से दूसरे शहर तक, और पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लेबर, नेचुरली मैंने बताया था कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है अपनी लेबर में, ठीक है। तो लेबर क्या है, बहुत ही स्किल्ड है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। रॉ मटेरियल, ये आयरन, कॉटन, ऑयल सब कुछ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तीनों चीज़। कोयला सिर्फ यहाँ से ले रहे हैं, आयरन भी बाहर से आ रहा है, कॉटन भी बाहर से आ रहा है। तो आयरन लेके आ रहे हैं तो उससे स्टील बना रहे हैं, ऑयल लेके आ रहे हैं बाहर से तो उससे ऑयल की रिफाइनरी कर रहे हैं, और जो रिफाइनरी के बाय प्रोडक्ट हैं उससे केमिकल इंडस्ट्री बना रहे हैं। आयरन लेके आए तो स्टील बना और मशीनरी बनी, कॉटन लेके आए तो टेक्सटाइल बनी, ऑयल लेके आए तो रिफाइनरी और केमिकल बना। देख रहे हो कॉम्बिनेशन, बाहर से 3 चीज़ आई, आयरन, कॉटन और ऑयल। आयरन से इन्होंने स्टील बनाया और मशीनरी बनाई, कॉटन से इन्होंने टेक्सटाइल बनाई, ऑयल से इन्होंने रिफाइनरी किया, और उस रिफाइनरी से जो बाय प्रोडक्ट है उससे केमिकल बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली छोटे वाली, जो मैंने पहले डिस्कस किया, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर स्मॉल एंड मीडियम साइज फैक्ट्रीज, छोटी और मीडियम साइज फैक्ट्रीज हैं। एक्सेप्शन एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसी है यहाँ पे जो बड़ी है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज छोटी हैं, छोटी मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं। दूसरा है किंकी प्लेन, ये वाला प्लेन, इसमें 3 बड़े शहर हैं, ओसाका, कोब और क्योटो, ठीक है। ओसाका, कोब और क्योटो। तो पहले जो है ओसाका और कोब, ये दोनों पोर्ट्स हैं, और ये तीसरा शहर है क्योटो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया है। तो एक प्लेन एरिया तो ये था क्वांटो, और दूसरा प्लेन एरिया है ये किंकी। तो जहाँ पर भी प्लेन एरिया, वहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो गई, वहीं पे बड़े बड़े शहर आ गए, वहीं इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से डेवलप हो गई हैं। तो ये 2 बड़े प्लेन एरिया हैं, दोनों में इंडस्ट्रीज आ गई। क्या है, ये पोर्ट्स हो गए ओसाका और कोब। तीसरा क्योटो भी एक इम्पोर्टेंट सिटी है। फिर क्या है, इसके अलावा यहाँ 10 से 15 छोटे छोटे टाउन हैं, 1-2 लाख जिसकी, 1 से 2 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ढंग से। ये अपना कोयला भी बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। एक फॉरेन से यहाँ पे कोयला आता है, और जैसे यहाँ से आ रहा था कोयला, ये क्या होकाइडो से मंगाते थे और क्यूशू से ही, ऐसे यहाँ पर भी यहाँ से और यहाँ से कोयला जाता है। इसके अलावा फॉरेन से भी ये लोग कोयला मंगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, शिपिंग और रेल कनेक्टिविटी और पोर्ट्स दोनों ही डेवलप्ड है यहाँ पे। पहले टेक्सटाइल्स यहाँ पे होती थी, बड़ा प्लेन एरिया था यहाँ पे, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था, तो केवल एक बड़ी इंडस्ट्री थी, वो थी टेक्सटाइल। अब इन लोगों ने और मशीन और इंडस्ट्रीज और नए चेंजेस आ गए, नई इंडस्ट्रीज आ गई, डाइवर्सिफाई हो गया है। टेक्सटाइल, केमिकल, मेटल, मशीन, ठीक है। ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड,
ठीक है। छोटी छोटी चीज़, इसी ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कोयला तो चलो यहाँ जापान से आ गया, बाकी छोटी छोटी चीज़ भी इनको बाहर से मंगवानी पड़ती है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये क्या दिखाता है, ये बेसिकली दिखाता है जापानीज़ के जो स्किल्स है ना और कैपेसिटी जो है, उसका एक लजीदा जागता एग्जाम्पल है ये इंडस्ट्रियल एरिया किंग की। ठीक है, पोर्ट है, इनके पास क्या हो सकता था, इनके पास पोर्ट्स थे तो पोर्ट्स अच्छे से डेवलप कर दिए, रेलवेज थी वो अच्छे से डेवलप कर दी। ठीक है, कोयला जो मिल सकता था जापान में वहाँ से ले लिया, बाकी बाहर से मंगवा लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता था कि जितने भी स्किल्स, जो भी प्रोडक्ट हैं वो बाहर से मंगाए, उनको अच्छे ह्यूमन स्किल्स इनके पास पहले से थी, उसको डेवलप किया और उनको एक्सपोर्ट करने लगे। तीसरा एरिया है नगोया। नगोया वाला एरिया है ये। ठीक है, ये जाना जाता है बेसिकली टेक्सटाइल सेंटर के लिए। यहाँ पे टेक्सटाइल्स होंगी, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, कपड़ा बनता है यहाँ से। बहुत बड़ा एरिया है क्योटो एशिया में। चौथा जो एरिया है वो है नॉर्दर्न क्यूशू। ठीक है, ये इकलौता एरिया है जहाँ पे बहुत कोल अवेलेबल है, मतलब अच्छा खासा इनफ कोल है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्टील की इंडस्ट्री आ गई, आयरन ये लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे स्टील, कोयला है ही तो स्टील बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टील होगी तो क्या होगा, शिप बिल्डिंग, स्टील की होती है शिप बिल्डिंग में, तो शिप बनती हैं। इसके अलावा मशीनरी बनती है, स्टील है तो बड़ी बड़ी मशीनें बनेंगी, आयरन और स्टील है तो। इसके अलावा सीमेंट की एक इंडस्ट्री है जो यहाँ पे बनाई जाती है, सीमेंट इंडस्ट्री जो यहाँ पे डेवलप हुई है। तो ये है जापान के इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब लास्ट रह गया इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ चाइना। ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ चाइना में अगर बात करेंगे तो ये आप मैप एक बार देख लेना चाइना का। ठीक है, उसमें आपको ये सीधे सीधे एरिया हैं जो आपको दिख जाएंगे। अभी मैं डिस्कस करूँगा, आपको और आइडिया दे दूँगा। इंडस्ट्रियल 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था। उसके बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी की गाइडेंस में ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, 5 ईयर 10 ईयर प्लान्स बनाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। ठीक है, पहले उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, पहले 20 साल। उसके बाद उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला और फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा। सारी चीज़ प्लान्ड वे में हुई, प्लान्ड मैनर में उन्होंने की और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। पहले एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया अच्छे से और फिर इंडस्ट्रियल एरिया को, पूरा इंडस्ट्रियल रीजन्स को डेवलप कर दिया। ठीक है, चाइना क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है किसका, आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा यहाँ बनते हैं। कंज्यूमर, छोटे छोटे चीप कंज्यूमर गुड्स जो आपके घरों में यूज़ होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जापान से, इधर से चाइना से आती हैं। मेटल गुड्स, जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी हद तक अब हम चाइना से मिलती हैं दुनिया भर में। यहाँ बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, मंचूरियन, बीजिंग वाला टिंस्टन इन बीजिंग, लोअर यांगजी, मिडल यांगजी और सीकियांग डेल्टा। ये तीनों रिवर हैं। लोअर यांगजी, यांगजी रिवर है जो चाइना के बीच से जाती है, तो उसका नीचे वाला पोर्शन डेल्टा के पास का, और जो मिडल वाला पोर्शन है यांगजी का, और ये रिवर है सीकियांग जो और उसके साथ से है। अब हमको देखना है ये रीजन मंचूरियन। ठीक है, ये मंचूरियन रीजन जाना जाता है बेसिकली यहाँ पे कोल मिल जाता है और स्टील दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोल और आयरन दोनों के डिपॉजिट्स हैं। यहाँ पे कोल और आयरन दोनों के डिपॉजिट आपको मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी कोल माइन और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस मतलब जहाँ पे आयरन की स्मेल्टिंग होती है, आयरन की रिफाइनिंग होती है। ठीक है, तो कोयला है और बड़ी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े आयरन के डिपॉजिट्स और कोल के और आयरन की दोनों के डिपॉजिट हैं। उसके ऊपर बड़ी बड़ी माइन लगा दी, बड़ी बड़ी फर्नेस लगा दी, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील जो प्रोड्यूस होता है वो इस एरिया में होता है। तो अनशन वहाँ पे एक एरिया है, अनशान एक पेंकी वहाँ पे एरिया है, ये दोनों स्टील के लिए फेमस है। फुशान जो एरिया है यहाँ पे कोल बनता है और केमिकल की इंडस्ट्री है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जो हैवी आयरन एंड स्टील होगा तो क्या होगा, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज आएंगी। तो यहाँ पे रेलवे की इंडस्ट्री है, केमिकल की इंडस्ट्री और सीमेंट की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये है आपका मंचूरियन वाला एरिया। फिर है बीजिंग। बीजिंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ चाइना में है, जो चाइना है बेसिकली ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली टिंस्टन और बीजिंग का एरिया है। ठीक है, अगर ये पूरा चाइना है तो ये वाला जो पोर्शन है ये टिंस्टन। नॉर्दर्न एंड ऑफ नॉर्थ चाइना प्लेन, ये पूरा प्लेन एरिया है, बहुत बड़ा प्लेन एरिया चाइना में। ठीक है, ये तो पूरा डेजर्ट है। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया डेजर्ट है। ये लॉयस वाला एरिया है, ये पूरा तिब्बत है माउंटेनियस, ये पूरा डेजर्ट है। ये वाला एरिया बसता है जो प्लेन है, जहाँ पे बीजिंग और टिंस्टन दो बड़े एरिया हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड ऑफ चाइना प्लेन।
अब क्या है, टिएनजिन एक जगह होगी, एक एरिया, एक बीजिंग हो गया और एक तांगशन हो गया। यहाँ पे कोल फील्ड्स हैं जो शांसी और होपई में हैं। ये सारी चीज़ें आपको बुक से मिल जाएंगी। होपई और शांसी 2 एरिया हैं जहाँ पे कोल फील्ड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, कोल की माइनिंग होती है, स्टील और मशीनरी। स्टील जहाँ होगा वो मशीनरी अपने आप हो जाएगी। फिर कोई यहाँ से जाता है यांगजी रिवर ऐसे, ठीक है। ये लोअर यांगजी है और ये मिडिल यांगजी है, ये अपर यांगजी। तो ये यांगजी रिवर है। तो एक यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, एक यहाँ पे जोन है। तो लोअर यांगजी क्या है, सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। सबसे पहले जो फॉरेनर्स आए थे चाइना में कॉलोनियल टाइम्स में, वो लोग यहाँ पर आकर के बस गए थे 1800 से 1790, 1795, 1800 में यहाँ पे आकर के अंग्रेज बस गए थे। उन्होंने इस एरिया को यांगजी के जो सबसे रिवर का जो सबसे डेल्टा वाला एरिया उसको डेवलप कर दिया था। यहीं पे शंघाई सिटी है जो चाइना का सबसे बड़ा शहर है। शंघाई वो यहीं पर है। शंघाई किसके लिए जाना जाता है, टेक्सटाइल के लिए, कपड़े की मिलों के लिए जाना जाता है शंघाई शहर, ठीक है। अब तो वो आईटी हब भी बन गया धीरे धीरे। फिर क्या है, यहीं पे आपकी कंज्यूमर गुड जो आप छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हो ना, फूड, रेडियो, टीवी, टेक्सटाइल, बर्तन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शंघाई में ही प्रोड्यूस की जाती थी। पहले ये इसी का सबसे बड़ा सेंटर था। तो एक तो कपड़ा वहाँ बनता था और घर में यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ें, रेडियो, टीवी, बर्तन, कॉटन, फूड, ये सारी यहीं शंघाई में ही बनती थी। शंघाई शहर है बिल्कुल इसके यांगजी रिवर के डेल्टा के ऊपर साथ में। इसके अलावा और जो नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं वो है शिपयार्ड, शिप बनती है, स्टील बनता है और ऑयल रिफाइनरी और केमिकल। तो ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे ऑयल आता है पूरा मिडिल ईस्ट से, यहीं पे रिफाइनरी हो जाती है, उसकी रिफाइन किया जाता है और फिर अलग अलग पार्ट्स में उस एरियाज में भेजा जाता है। ऑयल रिफाइनरी है, यहीं पे शिप बिल्डिंग भी होती है, शिप बनाई जाती हैं यहीं पे। अगर ऑयल है, ठीक है, यहीं पे आयरन ओर है, नज़दीक में बीजिंग में, यहाँ से स्टील प्लांट भी है। फिर है मिडल यांगजी रिवर, यहाँ पे सिचुआन एरिया है, ठीक है। ये भी नेविगेबल है, यहाँ पर भी बोट्स और आपकी छोटी मोटी शिप्स जो हैं चलती हैं। तो नेविगेबल है, नेविगेबल मतलब जहाँ पे शिप्स ट्रैवल कर सकें। 3 इंडस्ट्री हैं, आयरन एंड स्टील होगी, वहीं पे हैवी इंडस्ट्री है, वहीं पे केमिकल। सिचुआन एरिया है, सिंचुआन एरिया है इसको जो बोलते हैं। यहाँ पे आयरन का, कोल का डिपॉजिट, बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। ऐसे यहाँ पे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, यहाँ पे एग्रीकल्चर, अगर कोई फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर वो यहाँ पे है, ठीक है। एग्रीकल्चर एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील तो पूरे चाइना में मिलेगी, सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है दुनिया का आयरन एंड स्टील का। आयरन एंड स्टील होगा, वहाँ पे मशीनरी भी होगी, जैसे यहाँ पर भी था कि आयरन एंड स्टील था, साथ में मशीनरी थी। और एक सीमेंट इंडस्ट्री है। तो मंचूरियन, टिएनजिन बीजिंग, लोअर यांगजी, मिडिल यांगजी और लास्ट है आपका सिकियांग डेल्टा। उसी के ऊपर यांगजी के ऊपर एक सिकियांग डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे कैंटोन पोर्ट है जो बहुत फेमस पोर्ट है, बहुत पुराना पोर्ट है एंशिएंट टाइम से, ठीक है। यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन, सिल्क के लिए फेमस है कैंटोन का पोर्ट। आज से 2-2,500 साल पहले भी अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे ना एंशिएंट इंडिया, तो आपको पता लगेगा कि कैंटोन से सिल्क आता था इंडिया में, कलकत्ता में। कलकत्ता से फिर वो यूरोप जाया करता है। तो कैंटोन पोर्ट है वहाँ पे सिकियांग के ऊपर, वो बड़ा फेमस पोर्ट है, सिल्क के लिए बहुत दुनिया भर में फेमस है। इसके अलावा वहाँ पे जूट, कॉटन और रबड़, ये 3 चीज़ भी होती हैं, ठीक है। लेकिन पहले, और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है वहाँ पे, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, जो आपका पैक्ड फूड आता है, ठीक है, या जो प्रोसेसिंग होती है फूड की, पिकल बनता है, ठीक है, जैम्स बनते हैं, सॉसेजेस बनते हैं, सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी वहाँ पे हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। ट्रेडिंग सेंटर मतलब कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के शिप्स जो होते हैं यहाँ पे पार्क होते हैं, वहाँ से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और ये लोकल डोमेस्टिक भी, एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो कैंटन पे एक्सचेंज हो जाता है वो गुड्स। तो ये है चाइना की इंडस्ट्रियल रीजन।